देखिए अध्याय 10 सदिश बीजगणित है। इसके फॉर्मूले मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, इनको ध्यान से सुने समझे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको मापने के लिए या जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियां। जिनमें परिमाण हो, लंबाई और दिशा की भी जरूरत हो, वो क्या है? सदिश राशियां। और जिनके लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या? अदिश राशियां। उदाहरण के तौर पर हमें किसी चीज की ऊंचाई नापनी है, तो ऊंचाई आप नीचे से ऊपर को नाप लो। जैसे किसी लड़के को हमने खड़ा किया और उसकी हाइट को मेजरमेंट हम नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी। कोई दिशा का बाध्यता तो है नहीं कि नीचे से ऊपर की तरफ ही मेजरमेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमने ऊंचाई या उसकी लंबाई को नापा है, तो उसमें दिशा मायने रखती है क्या? दिशा की आवश्यकता हुई नहीं। तो कैसी राशि हुई? अदिश राशि हुई। अब कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनको मापने के लिए दिशा की भी जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर कि किसी फुटबॉल का खिलाड़ी है और उसने फुटबॉल को किक किया है, तो अब वो गोल में किस दिशा से जाएगी, गोल में जाएगी कि नहीं जाएगी, तो उसका जो किक करने का तरीका है, वो दिशा है, वो इस बात पर निर्भर करेगी। गोल होना नहीं होना इस बात पर निर्भर करेगा कि उसने उसको सही दिशा और गति दी है कि नहीं दी है। तो यहाँ पर वो दूरी भी नापी जाएगी और दिशा भी नापी जाएगी कि नहीं नापी जाएगी, कि कहीं भी फुटबॉल को किक कर दे और गोल हो जाएगा। दिशा की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो एक विशेष दिशा में उसको, और एक स्पीड से भी, अगर उसने स्पीड कम रखी तो हो सकता है बॉल पहले रह जाए, और कहीं ज्यादा गति दे दी तो ऊपर से निकल जाए। तो इसलिए कई ऐसी राशियां होती हैं जिनको निरूपित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए हमको दिशा और उनके परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशियां। ठीक है। उदाहरण के लिए अदिश राशियों में क्या क्या आ गए? दूरी, समय, ताप, कार्य, ये सभी क्या है? अदिश राशियां। और उदाहरण बताएं अगर जानते हो तो। ऊर्जा, ऊर्जा अदिश है सदिश है? अदिश राशियां। तुम लोगों ने भौतिकी में पढ़े होंगे, फिजिक्स में नहीं पढ़े हैं? तो फिर ये सभी अदिश राशियां हैं। ठीक है। ऐसे ही सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। सदिश राशियों के उदाहरण क्या है? विस्थापन, बल, वेग, संवेग। और चाल कैसी राशि है? चाल, चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है। और वेग का विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन मतलब प्रारंभिक स्थिति में से अंतिम स्थिति को माइनस किया। अगर आप ऐसे चल के गए तो ये क्या है? दूरी। और ये क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन में दिशा मायने रखती है कि नहीं? तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। और दूरी अदिश राशि है। ये सब पढ़ा तो होगा तुम लोगों ने। ठीक है। तो सदिश राशियों के उदाहरण हो गए विस्थापन, बेल, वेग, संवेग, आवेग, है ना, ये सभी बलागुण। आते हैं सदिशों का निरूपण। तो सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए हम यहाँ पर मोस्टली किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सदिश के बारे में। अदिश राशियां तो हमने समझ ली, पर हमारा चैप्टर किस पे आधारित है? सदिश राशियों पर, यानी ऐसी राशियों पर जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो सदिशों का निरूपण कैसे किया जाता है? इनके 3 प्रकार हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्मॉल लेटर है उन पर एरो लगा के या उन पर रेखा खींच के, केवल एरो भी लगा सकते हैं, रेखा भी खींच सकते हैं। और ये बोल्ड लेटर है, गहरे काले अक्षर देखे हो तुमने, किताब में कई बार बने होते हैं, बोल्ड लेटर्स बोलते हैं उनको, गहरे और काले बड़े, तो उनको क्या कहते हैं? बोल्ड लेटर। तो अगर बोल्ड लेटर में भी लिखा है
तो क्या समझेंगे कि वो सदिश है। ठीक है, अगर एरो लगा हुआ है तो भी सदिश है और केवल लाइन खींची है तो भी सदिश है। अगली हेडिंग है सदिश का मापांक। ये तो निरूपण समझ में आ गया। अच्छा, सदिश के निरूपण में एक और बात तुमको समझा दें यहां पे कि जैसे ये ए से बी की ओर एक रेखा है, इसकी लंबाई भी फिक्स है यहां से यहां तक। ये रेखाखंड का हिस्सा होगी, किसी रेखा का हिस्सा होगी, इसको हम कहेंगे रेखाखंड ए बी, और इसकी रेखा भी दिशा भी निर्धारित है। तो ये सदिश हो गया। अब इस सदिश को निरूपित करने के दो तरीके हैं। अगर तुम सिंगल लेटर को यूज करते हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर ए पर एरो लगा के लिख दोगे, और अगर दोनों बिंदुओं को उपयोग करना है तो फिर इसी को ए बी वेक्टर भी लिखते हैं। अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को लेते हुए निरूपित करना है तो इसको दोनों को लिखेंगे ए बी वेक्टर, और अगर सिंगल एक लेटर से इसको रिप्रेजेंट करना है, एक ही अक्षर से निरूपित करना है तो ए वेक्टर। आगे समझ में। अब सदिश का मापांक क्या होता है? सदिश का मापांक किसी भी सदिश के परिमाण को निरूपित करने वाली धनात्मक राशि को ही क्या कहते हैं? सदिश का मापांक। और किसी भी सदिश के मापांक को दो खड़ी रेखाओं से, जैसे यहाँ पे ए बी का अगर मुझे मापांक लिखना है तो ये ए बी का मापांक बराबर ए वेक्टर का मापांक। ए बी वेक्टर का मापांक भी कह सकते हैं और इसको ए वेक्टर का मापांक भी। ए बी वेक्टर क्या है? दो बिंदुओं से मिलकर बना वेक्टर है, और ए वेक्टर उसका एक ही अक्षर से निरूपित करने वाला वेक्टर है। मतलब एक ही निकलता है दोनों का, बस सवाल में क्या दिया है उस पर निर्भर करते हैं। कई बार सवाल में बिंदु नहीं देते हैं तो हम ए वेक्टर ले लेते हैं, कई बार बिंदु दे देते हैं तो हम ए बी वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, मापांक समझ में आ गया? क्या है मापांक? वह धनात्मक संख्या जो सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है उसे सदिश का मापांक कहते हैं। टाइपिस्ट है, कर दें सोई है। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है लंबाई, उसकी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और परिणाम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। परिमाण मतलब लेंथ, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है? सदिशों की समानता। दो सदिश समान कब होंगे? दो सदिश समान कब होंगे? जब उनकी दिशाएं समान हो और जब उनके मापांक समान हो। अगर दो सदिशों की दिशाएं समान है और उनका मापांक भी समान है तो हम क्या कहेंगे? सदिश कैसे हैं? समान सदिश। ठीक है, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो सदिश है, तो यदि ए वेक्टर का मापांक बराबर बी वेक्टर का मापांक और ए वेक्टर की जो दिशा है वही बी वेक्टर की दिशा हो, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश। आ गया समझ में? सदिशों के प्रकार। सबसे पहले उचित सदिश। उचित सदिश क्या होता है? वे सभी सदिश जिनका मापांक या परिमाण जीरो नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? उचित सदिश। और जिनका परिमाण जीरो होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे सदिश जिनका परिमाण जीरो होता है। ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य हो उन्हें क्या कहते हैं? शून्य सदिश। तो दो प्रकार के सदिश हो गए। अगर उनका परिमाण जीरो है, मापांक, तो वो क्या है? शून्य सदिश। और अगर उनका मापांक या परिमाण जीरो नहीं है तो वो क्या है? अर्थात शून्य सदिश को छोड़कर जितने भी सदिश हैं वो सभी क्या होते हैं? उचित सदिश। यानी अधिकतर हम लोग जो सदिश सवालों में पढ़ेंगे वो सभी कैसे होंगे? उचित सदिश होंगे। शून्य सदिश तो केवल वो होता है जिसका मापांक जीरो हो, और जिसका मापांक जीरो नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उचित सदिश। शून्य सदिश की एक परिभाषा और है, ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समपाती हो,
यानी किसी बिंदु को निरूपित करने वाला सदिश ही क्या कहलाता है? शून्य सदिश। किसी बिंदु को प्रदर्शित करने वाले सदिश को क्या कहते हैं? शून्य सदिश। क्योंकि इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती है, इसका मापांक भी क्या है? 0, इसमें कोई लंबाई है नहीं है, और शून्य सदिश अधिकतर मूल बिंदु को माना गया है। जैसे द्विविमीय ज्यामिति लेते हैं तो उसमें x और y अक्ष काटते हैं कि नहीं, तो वहां पे O क्या होता है? मूल बिंदु। तो O का जो मूल बिंदु है उसको निरूपित किससे करते हैं? O वेक्टर से। ठीक है, समझ आ गया? शून्य सदिश किससे निरूपित करेंगे? O वेक्टर से। क्या विशेषता है? इसका मापांक या परिमाण क्या होता है? 0 होता है। इकाई या एकांक सदिश। इकाई सदिश, एकक सदिश, मात्रक सदिश, एकांक सदिश, एक ही बात है। इकाई या एकक या एकांक या मात्रक सदिश, ये सभी नाम है इसके। और इकाई या एकांक सदिश कहते किसको हैं? अगर कोई सदिश आपको दिया जाए और उसका तुम मापांक निकालो, परिमाण निकालो, मॉड्यूलस मापांक, और वो आए सॉल्व होके 1, तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण या मापांक 1 होता है उन्हें क्या कहते हैं? इकाई या एकांक सदिश। जिनका परिमाण 0 होता है उन्हें क्या कहते हैं? शून्य सदिश। जिनका परिमाण 0 नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? उचित सदिश। ये भी तो एक उचित सदिश है, उचित सदिश तो है ही, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि मापांक 1 है, और मापांक 1 है तो इसको क्या कहेंगे? इकाई या एकांक सदिश। इकाई किसी ए वेक्टर के इकाई सदिश को किससे निरूपित करते हैं? ए कैप। ये ऊपर ए पे क्या बनी है? टोपी, और ए पे टोपी बनी है तो उसको पढ़ेंगे ए कैप। ठीक है, और ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है? इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। किसी भी सदिश के एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है सदिश अपॉन में उसका मापांक। ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मापांक। और यहाँ पे एक खास बात है कि जो ये ए कैप आएगा उसका मापांक क्या होगा? इधर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि एकांक सदिश का मापांक 1 होता है। तो एकांक सदिश निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? सदिश अपॉन में सदिश का। मान लो आर वेक्टर का एकांक सदिश चाहिए, तो आर वेक्टर के एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होगा? आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मापा। विपरीत या ऋणात्मक सदिश क्या कौन से होते हैं? ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान किंतु दिशाएं विपरीत हो, उन्हें विपरीत या क्या कहते हैं? ऋण सदिश कहते हैं। इनके परिमाण समान होते हैं, मापांक समान होंगे। यहां ए बी का मापांक बराबर बी ए का मापांक, मापांक बराबर हो और दिशाएं विपरीत हो। इसकी दिशा किधर है? ए से बी की ओर, इसकी क्या है? बी से ए की ओर। तो क्या कहेंगे इनको? विपरीत या ऋणात्मक सदिश। और इनकी मापांक यानी लंबाइयां कैसी होंगी? समान होंगी। ठीक है, अगला क्या है? व्युत्क्रम सदिश। व्युत्क्रम सदिश कौन से होते हैं? जिनके परिमाण या मापांक एक दूसरे के क्या हो? व्युत्क्रम। वे सदिश जिनके परिमाण एक दूसरे के व्युत्क्रम हो उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्क्रम सदिश। यहां पे देखो, ये एम ए वेक्टर का परिमाण क्या है? एम, और 1/m ए वेक्टर का परिमाण क्या है? 1/m। तो इनके परिमाण एक दूसरे के कैसे हैं? व्युत्क्रम है, तो इनको क्या कहेंगे? व्युत्क्रम सदिश। जैसे एक है 2a वेक्टर और दूसरा है 1/2a वेक्टर, तो इनको क्या कहेंगे? व्युत्क्रम सदिश। आ गया समझ में? जिनका मापांक एक दूसरे का क्या हो? व्युत्क्रम।
अगला है सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे सदिश जिनका निर्माण एक ही बिंदु से होता है, जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो, उन्हें क्या कहते हैं, सह आदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर। दो या अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु है क्या कहलाते हैं, सह आदिम सदिश। जैसे ये मैंने एक बिंदु ले लिया O और यहां से मैंने ये कुछ सदिश बना दिए, तो बताओ कौन कौन से इनमें सह आदिम सदिश हैं? ओ ए वेक्टर तथा ओ डी वेक्टर सह आदिम सदिश है, और बाकी दोनों क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है? ओ सी, अरे इसका तो प्रारंभिक बिंदु कौन है, और इनके क्या है, ओ है, ओ ए और ओ डी के क्या है, ओ, और ओ बी क्यों नहीं है? उसकी दिशा नहीं है, इसलिए ओ बी में दिशा नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो ओ से शुरू हुआ है या बी से? आ गया समझ में? तो ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है उन्हें क्या कहते हैं, सह आदिम सदिश। ये बहुत काम का है। समांतर या समरेखीय सदिश, ऐसे सदिश जिनकी क्रिया रेखा एक ही होती है। ये जैसे दो सदिश है और ये क्या है, डैश डैश में जो दिख रही है इनकी क्रिया रेखा। तो अगर एक ही क्रिया रेखा के समांतर होंगे उन्हें कहेंगे समांतर या समरेखीय सदिश। और समांतर या समरेखीय सदिश की दिशाएं विपरीत भी हो सकती हैं और समान भी हो सकती हैं। समझ में आ गए? इनकी दिशा एक समान भी हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है। बस खास बात क्या है, दोनों किसी एक क्रिया रेखा के कैसे होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। तो ऐसे सदिश को समांतर सदिश कहते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें एक संबंध होता है, अगर कोई भी दो सदिश परस्पर समांतर हैं तब या तो a का मान b के पदों में आ जाएगा, गुणांक लैम्डा रहेगा, या b का मान a के पदों में आ जाएगा, गुणांक लैम्डा रहेगा। यहाँ लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक। अगर धनात्मक होगा तो दोनों की दिशाएं समान होंगी और अगर ऋणात्मक होगा तो इनकी दिशाएं विपरीत होंगी। जैसे मैंने कहा a वेक्टर बराबर 2b वेक्टर, तो दिशाएं कैसी हैं, a वेक्टर बराबर 2b वेक्टर बोलूंगा तो दिशाएं कैसी हैं, समान। और a वेक्टर बराबर -3b वेक्टर बोलूंगा तो दिशाएं विपरीत है। और यहाँ पे लैम्डा का मान क्या बोला मैंने, एक में a बराबर 2b तो लैम्डा का मान क्या है 2, और a बराबर -3b तो लैम्डा का मान क्या है -3। तो किसी भी एक सदिश का मान दूसरे के पदों में आ जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, समांतर या समरेखीय सदिश। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे इसका अच्छी तरह। समतलीय सदिश, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं जितने भी सदिश बना दूं कहीं भी, ये सभी क्या है, समतलीय सदिश, जो एक ही समतल में स्थित हो। और दो सदिश इधर बोर्ड पे बना दूं, एक सामने वाली दीवार पे बना दूं, 2 4, तो वो क्या हो जाएंगे, विषमतलीय सदिश। वो समतलीय सदिश नहीं होंगे। आ गया समझ में? ऐसे सदिश जो एक ही समतल में स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं, समतलीय सदिश। जैसे ये दीवार है, इस दीवार पे हम सदिश बनाएं और दो एक इधर बना दें, दो एक ऊपर बना दें, दो नीचे, तो ये क्या होंगे, असमतलीय या विषमतलीय सदिश। आई बात समझ में? मुक्त सदिश कौन से होते हैं, जिनकी स्थिति निर्धारित नहीं हो, निश्चित नहीं हो। और स्थानीयकृत सदिश कौन से होते हैं, जिनकी स्थिति निश्चित हो। कैसे? अगर कोई भी सदिश
अक्षों और समतलों के हिसाब से दिखाया जाए, ऐसे कहीं भी, इधर ये पी क्यू, तो ये क्या है, स्थानीयकृत सदिश है। और अगर कहीं भी एक सदिश ऐसे खींच दिया, अब ये ना तो किसी एक्स अक्ष के अनुदिश है, ना वाई के हिसाब से, पता ही नहीं चल रहा है कहां पर है, तो ऐसे सदिश को क्या कहेंगे, मुक्त सदिश, जिसकी स्थिति निश्चित नहीं है। किसी बिंदु का स्थिति सदिश, देखो अगर कोई बिंदु के तुमको निर्देशांक दे दें, या कोई बिंदु एक्स वाई समतल में दे दिया जाए कहीं भी, तो इस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाला जो सदिश होता है ना, इस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाले सदिश को ही क्या कहते हैं, इस बिंदु का स्थिति सदिश। और इसको मान लो आर वेक्टर से निरूपित कर लिया, तो P का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो P का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश बराबर क्या है, ओपी वेक्टर। और अगर कोई एक लेटर से निरूपित किया जा रहा है तो उसको क्या लिख देंगे, आर वेक्टर। ठीक है, आ गया समझ में। किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने पर जो सदिश बनता है उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु का स्थिति सदिश। जैसे Q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर। P का क्या हुआ, OP वेक्टर, तो Q का ओ क्यू वेक्टर। A का स्थिति सदिश OA वेक्टर। R का स्थिति सदिश OR वेक्टर। है आसान। अगली हेडिंग क्या है, सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग के त्रिभुज नियम में दो नियम है। अगर एक त्रिभुज लिया जाए और इसमें तीनों भुजाओं की दिशा एक समान हो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एक समान है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इन तीनों भुजाओं का जो सदिश योग होता है वो क्या होता है, शून्य सदिश ओ वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर ओ वेक्टर। अब सी ए को किया पक्षांतर तो क्या हो गया, माइनस। और तुमने अभी ऋणात्मक सदिश पढ़ा था, अगर हम पलट दें तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। किसी भी सदिश की दिशा पलट दें तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये सी ए से ए सी हो गया, तो ये माइनस से क्या हो गया, प्लस। एक नियम और यहां से बन के आया। कौन सा नियम बन के आया, ये बन के आया है कि अगर त्रिभुज में दो भुजाओं की दिशा समान है, ए बी प्लस बी सी, और तीसरी की विपरीत है, ये दोनों कैसी हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसी है, तो जो समान दिशा वाली भुजाएं हैं उनके सदिश जुड़ जाते हैं और उस तीसरी भुजा के बराबर हो जाते हैं जिसकी दिशा कैसी है, विपरीत। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है, आ गया समझ में, नियम समझ में आ गया। क्या समझ में आया, तीनों भुजाओं की दिशा समान है तो उनका योग शून्य सदिश, और दो की समान है तीसरी की विपरीत है तो समान दिशा वाली भुजाओं का सदिश योग उस तीसरी भुजा के बराबर जिसकी दिशा विपरीत है। अब ये सदिश योग कौन कौन से नियमों का पालन करता है, तो जैसे तुमने आव्यूह में पढ़ा होगा क्रम विनिमय नियम, तो ऐसे ही सदिश में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। कैसे,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस, अगर सदिशों को क्रम पलट कर भी जोड़ा जाए तो उनका योग क्या आता है, बराबर। साहचर्य नियम का भी पालन करता है, ऐसे पढ़ा है ये साहचर्य नियम, ब्रैकेट का अंतर होता है, ये योग के लिए चल रहे हैं तो सबके बीच में क्या लगा है, प्लस, और गुणा के लिए चलते तो गुणा, जैसे आव्यूह में गुणा में होते थे कि नहीं, ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, ऐसे यहां पे ये योग का है। तो योग का नियम क्या कहता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पहले जोड़ें फिर उसमें सी जोड़ें, या फिर बी और सी को जोड़ के फिर उसमें ए जोड़ें, तो ये बराबर होता है। जैसे शून्य आव्यूह योज्य तत्समक होता था, अभी रिवीजन में भी बताया था, ऐसे ही शून्य सदिश भी क्या होता है, योज्य तत्समक, यानी शून्य सदिश को किसी में भी जोड़ें कोई सदिश में, या शून्य सदिश में कोई सदिश जोड़ें तो वो वही रहता है। और योज्य प्रतिलोम तो जानते ही होगे, नहीं जानते हो, कैसे आता है, चिन्ह बदल के, जैसे ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए वेक्टर, माइनस ए का योज्य प्रतिलोम प्लस ए, और इनका योग करें तो हमेशा क्या आता है, शून्य सदिश। तो ऐसे दो सदिश जिनके चिन्ह एक दूसरे के क्या हो, विपरीत, और मान कैसे हो, समान, उन्हें क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। दो सदिशों का घटाना वही है, अगर ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटा रहे हैं तो बी की दिशा को पलट के और दोनों को क्या करो, जोड़ दो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में माइनस बी वेक्टर। किसी सदिश का अदिश के साथ गुणनफल, अदिश यानी नियतांक, तो कोई भी सदिश है ए वेक्टर और एम कोई नियतांक है अदिश राशि, तो इनका गुणनफल कैसे निरूपित होगा, एम इंटू ए वेक्टर, जिसमें एरो किस पे लगेगा, सिर्फ ए पे, एम पे नहीं लगेगा। जैसे 2a वेक्टर, 5b वेक्टर, 3c वेक्टर, तो यहां पे 2 क्या है, 3 क्या है, 5 क्या है, नियतांक है, ठीक है। किसी रेखा के सिरों के स्थिति सदिश के पदों में सदिश का निरूपण, देखो जैसे x और y अक्ष है ये, और ये दो बिंदु हैं, इनके पोजीशन वेक्टर क्या है, ए का ओ ए वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर। अब ये रेखाखंड है, कौन सा रेखाखंड है, ए बी। तो इस रेखाखंड ए बी का अगर हमको मान निकालना है तो ए बी वेक्टर का मान कैसे निकलेगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, यानी दूसरे बिंदु के स्थिति सदिश में से पहले वाले बिंदु का स्थिति सदिश घटा दो, ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। जैसे पी क्यू वेक्टर को अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे बताओ, पी क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू माइनस ओ पी, क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर। ये सदिश योग के त्रिभुज नियम से ही तो आया है। जैसे कौन सी भुजाओं की दिशा समान है, ओ ए की और ए बी की, तो इनका योग हो जाएगा और उस तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगी जिसकी दिशा विपरीत है। तो इससे अगर हम ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, ओ बी वेक्टर माइनस, यही तो आया। ऐसे ही अगर सी डी वेक्टर को लिखना है तो क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, टाइम मत लगाओ इतना। सी डी को ओ सी क्यों लिखेंगे, ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश माइनस पहले बिंदु का स्थिति सदिश। समझ गए, सीख गए।
ये अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु के फॉर्मूले सदिश के लिए। देखें इसको, जैसे एक रेखाखंड है ए बी और एक विभाजक बिंदु है पी जो इसको m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, और इन तीनों बिंदुओं के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या क्या है? ओ ए, ओ पी और ओ बी, ये सबके पोजीशन वेक्टर हैं ये। तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? विभाजक बिंदु का स्थिति सदिश ओपी वेक्टर बराबर क्रॉस हो जाता है m इंटू एक्स बन जाता है m इंटू ओ बी वेक्टर प्लस n इंटू ओ ए वेक्टर अपॉन में अनुपातों का योग m प्लस n। अगर इनको हम निरूपित कर लें, ओ ए वेक्टर को a वेक्टर से, इसको b वेक्टर से और OP को r वेक्टर से, और इनके पदों में फॉर्मूला बनाए तो देखो क्या बनेगा? आर पी का वेक्टर r वेक्टर बराबर क्रॉस करो m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन में m प्लस n। आया समझ में? अगला फॉर्मूला किसका है? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में क्या होता है? विभाजक बिंदु, जैसे यहां पर रेखाखंड कौन सा था? ए बी, विभाजक बिंदु कौन था? पी। तो अगर ये विभाजक बिंदु रेखाखंड से कैसा हो जाए? अलग। इधर कहां था रेखाखंड के? बीच में कहीं, इधर रेखाखंड से बाहर, तब इसको क्या कहते हैं? बाह्य विभाजन। और विभाजित कैसे करता है ये पता है? P से A तक क्या होगा? M, और P से B तक ऐसे होता है। यहां पर भी P से A तक क्या है? M, और P से B तक क्या है? N। अंतर क्या है दोनों में? ये रेखा के बीच में कहीं है, ये रेखा से बाहर कहीं है। अब मूल बिंदु O और O के सापेक्ष ये सबके क्या हैं? पोजीशन वेक्टर। ये A वेक्टर, B वेक्टर और ये, बस अंतः विभाजन के फॉर्मूले में जो प्लस आ रहा है ना अंश में और हर में, इसमें क्या आ जाता है? माइनस m इंटू ओ बी माइनस n इंटू ओ ए अपॉन m माइनस n। यहाँ पे m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a अपॉन m माइनस n। अब आते हैं मध्य बिंदु के फॉर्मूले पे। अगर ये रेखाखंड ए बी है और P क्या हो गया इसका? मध्य बिंदु, तो पी ए बराबर पी बी होगा कि नहीं बताओ? तो इसका ओ ए क्या हो जाएगा? ए वेक्टर, ओ बी क्या हो जाएगा? बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा? तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P मध्य बिंदु है तो ओ पी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर अपॉन 2, या फिर इसको कह सकते हैं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? मध्य बिंदु का। समझ आ गया? अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु। सदिश क्या होता है? द्विविमीय इकाई सदिश, जैसे ये XY समतल में होगा, मान लीजिए कोई बिंदु P है और उसके निर्देशांक है x, y, तो P से जब हम ये लंब खींचेंगे ना x और y अक्ष पे, PA और PB, तो ये दूरी क्या होगी? x, और ये ऊंचाई क्या होगी? तभी तो ये कोऑर्डिनेट बने होंगे। तो x अक्ष के अनुदेश एक इकाई सदिश लिया जाता है i कैप,
कैप लगाए मतलब इकाई सदिश, और वाई एक्स के अनुदिश इकाई सदिश लिया जाता है जे कैप। ये दोनों सदिश परस्पर कैसे हैं? लंब हैं। तो जब हमको बिंदु के निर्देशांक से सदिश बनाना होता है तो पहले मान x में इसके अनुदिश इकाई सदिश का गुणा होगा, तो क्या बनेगा? एक्स आई। जो वाई एक्स पे दूरी है उसमें वाई एक्स के इकाई सदिश का गुणा होगा, क्या आएगा? वाई जे। तो ये बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या हैं? x, y, इसका पोजीशन वेक्टर ये OP का फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स आई प्लस वाई जे। और अगर इसको आर वेक्टर से निरूपित कर लिया तो आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे। जैसे मैंने कहा एक बिंदु है 2,3, तो इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या बनेगा? 2i प्लस 3j। एक बिंदु है a, b, तो ai प्लस bj। अब इसके मापांक का फॉर्मूला देख लो। किसी सदिश के मापांक का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग। इसको OP को और क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मापांक बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर ये पूछे तुमसे आर की दिशा में इकाई सदिश, तो इकाई सदिश आर कैप बताया था, ए कैप नहीं बताया। तो आर कैप का फॉर्मूला क्या होगा? आर वेक्टर अपॉन में उसका मापांक। तो आर वेक्टर का मान क्या है यहाँ पे? एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन में मापांक का मान क्या है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। त्रिविमीय इकाई सदिश। त्रिविमीय इकाई सदिश में जैसे द्विविमीय में दो अक्ष थे एक्स और वाई, ऐसे त्रिविमीय में क्या हो जाएगा? तीन अक्ष हो जाएंगे। कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड। कौन सा एक्स अक्ष है यहां पे? ये एक्स अक्ष, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे वाई, और ये जेड। एक्स अक्ष पे इकाई सदिश क्या रहेगा? आई कैप। वाई पे क्या रहेगा? जे कैप। जेड पे क्या रहेगा? और ये तीनों अक्ष कैसे हैं? परस्पर लंब है। ऐसे ये कॉर्नर दिख रहा है, इसका घनाभ है ये, तो ये कोने से ये लंबाई क्या है? एक्स अक्ष। ये चौड़ाई क्या है? वाई एक्स। और ये ऊंचाई, और ये तीनों रेखाएं कैसी हैं? परस्पर। इसमें तीन विमाएं हैं कि नहीं कमरे के अंदर? एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तीनों विमाओं को निरूपित करने के लिए कितने अक्ष की जरूरत है? तीन अक्ष की। और तीनों अक्ष कैसे हैं? परस्पर लंब है। तो अब मान लो यहां पे कोई बिंदु है P, और ये P का पोजीशन वेक्टर है OP, आर वेक्टर। और P के निर्देशांक क्या है? एक बढ़ जाएगा ना, तो बिल्कुल सरल है। P के निर्देशांक है एक्स वाई जेड, तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। OP को ही क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर। इसका मापांक निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। और आर वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन में उसका मापांक। आर वेक्टर की वैल्यू रख दी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और उसके मापांक का मान रख दिया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से तुमने द्विविमीय इकाई सदिश देख लिया और त्रिविमीय इकाई सदिश देख लिया। नंबर 18 है सदिशों के गुणनफल। सदिश का सदिश के साथ गुणा करते हैं दो प्रकार से। अगर किसी सदिश का सदिश से गुणा करें और अदिश राशि प्राप्त हो तो इस प्रकार के गुणनफल को कहते हैं अदिश गुणनफल।
डॉट प्रोडक्ट। और अगर सदिश का सदिश से गुणा करें इस प्रकार कि सदिश राशि आ जाए तो ऐसे गुणनफल को क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को अगर कोई दो सदिश हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, और क्रॉस प्रोडक्ट को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से निरूपित किया जाता है। अभी हम पहले अदिश गुणनफल के सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद सदिश गुणनफल। तो पहली चीज सबसे 19 नंबर पे अदिश गुणनफल के बारे में है। दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके अदिश गुणनफल को किससे निरूपित करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण दिया हुआ है, क्या दिया है? कोण थीटा, ये थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए का मापांक बी का मापांक इंटू कॉस थीटा, और मापांक की परिमाण या लंबाई हो जाता है। तो जब मापांक को हम हटाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। क्या इससे वेक्टर हटा सकते हैं? इससे नहीं हटा सकते। इधर वेक्टर क्यों हट गया? मापांक लगाए इसलिए। ऐसे ही वेक्टर नहीं हटता है चलते फिरते कि जब मर्जी तब हटा लिया, जब मर्जी तब लगा लिया। ऐसे कर दोगे तो इसका तो मतलब है तुम ये कहना चाह रहे हो कि सदिश अदिश बन जाता है, अदिश सदिश बन जाता है। ऐसे नहीं, नियम से हटता है। और यहाँ पे थीटा का जो मान है वो कहां से कहां तक है? 0 से और पाई तक, यानी 0 से 180 डिग्री तक। ये कुछ नियम है जिनका अदिश गुणनफल पालन करता है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का अर्थ क्या है? ए का डॉट बी से करें या बी वेक्टर का ए वेक्टर से करें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट का जो उत्तर है वो कैसा आएगा? अगर इसको डॉट करके 12 आ रहा है तो बी का ए से डॉट करके भी 12 आएगा। ठीक है। नंबर 2 क्या है? वितरण नियम का पालन करता है, ब्रैकेट खुल जाता है। ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। कभी भी वेक्टर लगाने हटाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। किसी सदिश का जो वर्ग है वो उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए के मापांक का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यानी कि वेक्टर हटाना है तो वर्ग लगा दो, और वेक्टर लगाना है तो भी वर्ग लगा दो। स्क्वायर में वेक्टर हट भी जाता है और लग भी जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब ये कॉस थीटा का फॉर्मूला, अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ये बताया था क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए का मापांक बी का मापांक इंटू कॉस थीटा। तो अगर इससे कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? ये अपॉन में आ जाएगा कि नहीं? इधर आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मापांक इंटू, अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए वेक्टर अपॉन ए का मापांक डॉट बी वेक्टर अपॉन, लिख सकता हूं क्या? और अगर ए वेक्टर अपॉन ए का मापांक का फॉर्मूला लगाएं तो ये ए कैप का नहीं है क्या? अरे कोई भी सदिश में उसके मापांक का भाग दे दें तो वो क्या होता है? ए कैप, इकाई सदिश, एकांक सदिश। ऐसे ही बी वेक्टर अपॉन में बी का मापांक बी कैप। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कई बार, कॉस थीटा का ये वाला फॉर्मूला देते हैं, ये देते ही नहीं है। तो कॉस थीटा का ये फॉर्मूला भी ध्यान रखें, ए कैप इंटू मत बोलो, इंटू थोड़ी है ये, डॉट है, ये सदिश है। सदिश दोनों आएंगे ना तो या तो डॉट बोलते हैं या क्रॉस, और ऐसे संख्या हो जाएगी 2, इसको क्या बोलेंगे? 2 इंटू है, इसको डॉट थोड़ी बोलेंगे, ये 2 इंटू है। ऐसे आ गया ए वेक्टर इंटू
ये क्या है, डॉट है कि इनटू है, ये इनटू है, और ये क्या है, ये भी मल्टीप्लाई है, और अब क्या है, डॉट। सदिश है, ऐसे ही थोड़ी कुछ भी चाहे मन से कुछ भी चला रहे। हाँ, अगली शर्त, दो सदिशों के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। अगर सदिश परस्पर लंब होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 0 का मल्टीप्लाई किया तो ए डॉट बी क्या आ गया। तो दो सदिशों के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। समझ गए। अब आते हैं प्रक्षेप पे, किसी सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर दो प्रकार से प्रक्षेप पूछा जाता है, एक अदिश प्रक्षेप और एक सदिश प्रक्षेप। तो इसमें यह ध्यान रखना कि कौन से सदिश का किस पर प्रक्षेप है। जैसे यहां पे ए का बी पर है, तो फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी पर प्रक्षेप है तो बी के मापांक का भाग, और बी का ए पर है तो ऊपर वही रहेगा ए वेक्टर डॉट अपॉन में ए का मापांक। और अगर ए का बी पे अदिश की जगह क्या आ जाए, तो ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखो, पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मापांक और इनटू में जिसके मापांक से भाग उसके ही इकाई सदिश का गुणा, और बी का ए पर, तो ए पर है तो ए डॉट बी अपॉन ए का मापांक इंटू 1 है। आया समझ में। फॉर्मूला किससे बन रहा है, प्रक्षेप किस पे है, बी पे प्रक्षेप है ए डॉट बी अपॉन बी का मापांक, ए पे प्रक्षेप है ए डॉट बी अपॉन ए का मापांक। सदिश प्रक्षेप है तो ए डॉट बी अपॉन बी का मापांक इंटू बी कैप, और बी का ए पे सदिश प्रक्षेप है तो ए डॉट बी अपॉन ए का मापांक इंटू ए कैप। आ गए समझ में। प्रक्षेप के फॉर्मूले आते हैं। लंब इकाई सदिश त्रिक क्या होते हैं, इनके बारे में अभी थोड़ा सा मैंने तुम्हें बताया था कि तीन परस्पर लंब रेखाएं अगर हम लेते हैं एक्स वाई और जेड अक्ष पे, तो एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है आई कैप, वाई पे जे कैप और जेड पे, ये तीनों परस्पर लंब है। अब ये दो नियमों का पालन करते हैं। देखो, आई का डॉट आई से करें तो इसको आई स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर में मॉड लगा देंगे, तो आई कैसा सदिश है, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश का मापांक क्या होता है 1, तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो गई 1। ऐसे ही जे डॉट जे और के डॉट के। अब आई का डॉट जे से, तो आई और जे कैसे हैं परस्पर लंब, और दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो क्या पढ़ा तुमने अभी, हाल तो देखा है, ये मैंने दिखाया नहीं यहां पे करके। परस्पर लंब होते हैं तो क्या होता है, जीरो नहीं, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है उनका। तो आई जे पे लंब है, जे के पे और के आई पे, तो विपरीत का डॉट होगा तो जीरो और समान का डॉट होगा तो 1। ये किसी सदिश का आई जे के पदों में मान निकालने वाला फॉर्मूला है। अगर ए वेक्टर को आई जे के पदों में लिखना है तो फॉर्मूला क्या होगा, सुनना ध्यान से, ए वेक्टर डॉट आई मल्टीप्लाई आई प्लस ए वेक्टर डॉट जे मल्टीप्लाई जे प्लस ए वेक्टर डॉट के मल्टीप्लाई के। ये डॉट है और इधर मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर डॉट नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में। ये कुछ फॉर्मूले हैं होल स्क्वायर वाले और ए प्लस बी ए माइनस बी वाले,
ये डॉट में लागू हो जाते हैं तो याद करना है। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होगा, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस वाले में माइनस आएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट तक के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट के पढ़ेंगे। हाँ देखिए, हेडिंग नंबर 27 है। दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनका अगर सदिश गुणनफल निकाला जाना है या निरूपित करना है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के सदिश गुणनफल को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से दर्शाते हैं। अब यहां पर ये चीज समझ लें, जैसे डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में अंतर क्या है। डॉट प्रोडक्ट में जब हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणा करते हैं डॉट, तो संख्यात्मक मान आता है, नियतांक कांस्टेंट। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो, क्योंकि उसका नाम ही है सदिश गुणनफल, तो यहां पर जो दोनों वेक्टर का क्रॉस होके आएगा वो भी एक सदिश राशि होगी, और सदिश राशि होगी तो उसकी दिशा होगी कि नहीं, बात को समझो। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया तो वैल्यू आएगी कुछ भी 10, 11, 7, 1/2 ऐसे कुछ भी। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो आएंगे आई, जे और के पदों में, सदिश के पदों में। तो सदिश के पदों में आएगा तो उस सदिश की दिशा भी होती है। अब वो दिशा कैसे होगी यहां पर वो बता रहा हूं मैं तुमको। जैसे ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब यहां पे ये भी देखना होता है कि इनके बीच का जो कोण है उसकी दिशा ए से बी की ओर है या बी से ए की ओर। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो फिर ए क्रॉस बी का मान में थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। और अगर इनका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ बी से ए की ओर तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। अब यहां पे मैं बात कर रहा था कि ए क्रॉस बी का गुणा होके जो वैल्यू आएगी उसकी दिशा क्या होगी। तो इन ए क्रॉस बी के गुणनफल से जो वेक्टर आता है उसमें हम एक लंब इकाई सदिश एन कैप का गुणा करते हैं, और एन कैप की जो दिशा है वो इन दोनों वेक्टर पर कैसी होती है, लंबवत। अगर ये दोनों वेक्टर समतल में हैं तो ये जो एन कैप है वो इस समतल पे कैसा होगा, लंब। यानी कभी भी दो सदिशों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें सदिश गुणा, तो उसके जो परिणामी सदिश है उसकी दिशा क्या होगी, इन दोनों सदिशों पे क्या होगी, लंब। जैसे ये तीन रेखाएं नजर आ रही हैं, क्या तुमको दिख रही हैं। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की जो दिशा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर पर कैसी होगी, लंब। ये जो एन कैप भी है ना वो इस तरह से है, ऐसे। पर मैं ये एन कैप बाहर तो दिखा नहीं सकता हूं, ऐसे बना के बाहर नहीं दिखा सकता हूं, तो वो मैंने ऐसे दिखा के और चिन्ह बनाए कि ये 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अब फॉर्मूला समझ लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। और यहां एन कैप क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर पर लंबवत भी है और इकाई सदिश भी है। यानी इकाई सदिश है तो इसका मापांक क्या होगा, 1, और दोनों सदिशों पे वो कैसा है, लंब। अब मॉड ए मॉड बी को ए भी लिख सकते हैं, तो इसका ये फॉर्मूला भी हो गया, ऊपर वाला ये भी है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप।
अब मॉड ए क्रॉस बी, अगर मैं यहां मापांक ले रहा हूं तो मापांक लेने पर क्या होगा, ये ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, एन कैप का मापांक यहां पे क्या हो गया है 1। तो अब ये दोनों फॉर्मूले में हमें एक अंतर नजर आ रहा है, इसमें एन कैप है और इसमें एन कैप नहीं है। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो और उसमें ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें क्या लोगे, एन कैप, और अगर मॉड में ए क्रॉस बी का लगाया तो उसमें एन कैप नहीं आएगा। दोनों फॉर्मूले में अंतर समझ में आ रहा है? कभी कोई सवाल कर रहे हैं उसमें आंसर में एन कैप आ ही नहीं रहा, तो आंसर में एन कैप नहीं आ रहा है तो तुम कौन सा लगाओगे, मॉड ए क्रॉस बी का। और अगर एन कैप का उपयोग हो रहा है सवाल में तो लगा देना ए क्रॉस बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, तो इससे ये ध्यान रखोगे कि अगर मॉड नहीं है तो एन कैप आएगा और मॉड है तो एन कैप का मापांक 1 हो जाएगा, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए। अगला देखें, ये कौन कौन से नियमों का पालन करता है, ध्यान से समझना। दो सदिशों का जो सदिश गुणा है क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि अगर तुम ए क्रॉस बी का मान निकालो और बी क्रॉस ए का निकालो तो उन दोनों में क्या अंतर आएगा, माइनस का। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, और बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखोगे तो भी क्या करना पड़ेगा। यानी दो सदिशों का क्रॉस अगर पलट दें तो बीच में आगे क्या लगेगा, माइनस। जैसे P क्रॉस Q है और तुमने लिखा Q क्रॉस P, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्या ये बराबर होते हैं, A क्रॉस B बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के, जबकि डॉट में होता था। A वेक्टर का डॉट B से कर दो, चाहे B वेक्टर का A से कर दो, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आता है, बराबर। तो जब क्रम पलट के डॉट बराबर होता है तो कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन क्रॉस करके बराबर नहीं होता है तो कहते हैं कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। डॉट करता है, क्रॉस नहीं करता। अच्छा, किसी सदिश का उसी से अगर तुम सदिश गुणा करोगे ना तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0। यहां से समझ लो, अगर यहां पे ए का क्रॉस ए से ही करेंगे ना तो दोनों के बीच का जो कोण है ना, जैसे ये सदिश है और दूसरा सदिश भी यही है, पहला भी यही है दूसरा भी यही है, तो बीच का कोण क्या हो गया, 0, और कोण 0 हो गया तो साइन 0 का मान, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा। अगर यहां ए क्रॉस ए आता है, कोई भी सदिश हो उसका उसी सदिश से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो वैल्यू क्या होगी, 0। समझ गए। अगला गुण क्या कह रहा है कि अगर दो सदिश समांतर हैं तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ओ वेक्टर, 0 नहीं, ओ वेक्टर, शून्य सदिश। अच्छा, लंबवत के लिए क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है तो सदिश लंब है, और अगर ए क्रॉस बी बराबर ओ वेक्टर है तो सदिश समांतर है। तो लंबवत के लिए डॉट 0 और समांतर के लिए क्रॉस ओ वेक्टर। वितरण नियम का पालन करता है। दो वेक्टर है, बीच में प्लस है, तो ए का क्रॉस बी प्लस सी से करें तो ये आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी। ठीक है, अब आ जाते हैं दो सदिशों के बीच कोण का कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला देखो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें ये बताया था, दोनों फॉर्मूले मैं जरा यहां लिख के दिखा रहा हूं एक बार। मैंने तुम्हें अभी क्रॉस प्रोडक्ट में दो फॉर्मूले समझाए, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप, और मॉड में ए क्रॉस बी का मैंने क्या बताया तुमको,
मॉड में ए वेक्टर, मॉड में बी वेक्टर और साइन थीटा, इससे एन कैप 1 हो जाता है। अब मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे कि अगर इससे हम साइन थीटा का मान निकालें तो क्या आएगा? इससे ए क्रॉस बी का मापांक अपॉन में ए का मापांक बी का मापांक, सही है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया कि नहीं? इससे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में दोनों का मापांक, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। अच्छा, एन कैप क्या होता है? लंब इकाई सदिश, त्रिक नहीं आएगा इसमें, ये गलत लिख गया। तो दो सदिशों पर लंब इकाई सदिश। तो जरा मेरी बात समझना, जैसे मैं अपने हाथ के समतल में दो सदिश कहीं भी खींच लेता हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो अगर उनका जो कोण है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी के सुई के विपरीत, तो उस पर जो लंब इकाई सदिश है वो क्या हो जाएगा? इससे ऊपर की ओर, ठीक है? और अगर उनके बीच का कोण है क्लॉकवाइज, तो यही सदिश कहां हो जाएगा? नीचे की ओर, क्योंकि इसकी दिशा फिर क्या होगी? पलट जाएगी, और दिशा पलटेगी तो चिन्ह भी पलट जाएगा। तो इसलिए एन कैप का जो फॉर्मूला है वो दो फॉर्मूले होते हैं, एक प्लस में भी आता है और एक, जैसे कोई भी दो सदिश दिए हो, ऐसे इस बोर्ड पे ए क्रॉस बी ले लिया हमने, इस समतल में हमने दो सदिश खींच लिए, तो ए क्रॉस बी की एक दिशा क्या होगी? इसके लंब ऊपर की ओर, और दूसरी दिशा क्या होगी? नीचे की ओर। तो तुम्हें पता है ना कि अगर किसी सदिश की दिशा पलट देते हैं अध्याय तो उसका 10 चिन्ह जीरो बदल जाता है, मापांक जीरो निकायों का जो एन कैप अगर ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला, ध्यान रखना। इसलिए इसके फॉर्मूले में क्या आ कौन रहा से है? सदिश का प्लस किस, माइनस। और फॉर्मूला देखिए कैसे आया? अध्याय ब्रैकेट के बाहर इन दोनों का भाग दो, तो भाग देने पर क्या होगा बताओ? भाग देने पर क्या होगा? ए क्रॉस बी अपॉन में ए का मापांक ए क्रॉस बी का मापांक, ये कट जाएंगे और यहां पे क्या बचेगा? एन कैप। तो एन कैप की वैल्यू क्या हो गई? ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मापांक। और प्लस माइनस क्यों लगाए? क्योंकि एक समतल के ऊपर लंबवत होगा और एक नीचे, ठीक है? अच्छा, अब ये बताओ, समांतर इकाई सदिश और लंब इकाई सदिश में क्या अंतर है? पेपर में समांतर इकाई सदिश पूछेंगे ना, तो एक ही सदिश दिया रहेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर। फाइंड द पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला ऑफ द मिरर, करना है कि ये पॉइंट क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक राइट, याद है तुमको ये फॉर्मूला बताया? तो देयर माइनस के कैप, ये क्या है? के कैप समांतर इकाई सदिश, ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश कह लो, ए वेक्टर के समांतर इकाई सदिश कह लो। तो समांतर इकाई सदिश तो एक सदिश का होता है, और ये क्या है? लंब इकाई सदिश। ये कितने सदिश के लिए होगा? हमेशा दो के लिए। इसमें तो ये फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला क्या है? ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का, एक तरह से यही फॉर्मूला तो है ये वाला। देख लो, ए क्रॉस बी क्या है? इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सदिश का क्या है? ट्रू कौन सा नहीं है? फॉर्मूला क्या है? सदिश अपॉन में सदिश का एकमात्र अंतर क्या है? और इस एसी को रिवर्स करेंगे नेगेटिव वेक्टर वाले फॉर्मूले से, समझ गए? तो डायरेक्शन रिवर्स करने पर साइन रिवर्स हो जाता है। तो इस हिसाब से फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर ए वाला, ये ऑप्शन ए है। अगर एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश दिए, इसी में अगर हम बीसी को रिवर्स कर दें, त्रिभुज में यहाँ बना लेते बीसी को, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कर देते हैं। और इसमें अगर कोई भी वन वेक्टर बी सी है, ऑफ द फॉलोइंग ये वेक्टर, तो स्थिति सदिश और सदिश में अंतर बताया था मैंने वाला। और समझ लो, स्थिति सदिश होता है बिंदु का, किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष। तो ए का हो जाएगा ओ ए, और ओ ए का मान क्या हो जाएगा? ए वेक्टर, और शीर्ष बी का बी वेक्टर, और सी का। और यही अगर ऐसे लिखते कि भुजाओं के सदिश हैं, स्थिति सदिश नहीं है, सिर्फ कौन है? इन दिस सदिश, यू हैव टू फाइंड द एंगल सदिश है, तो वो फिर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, किसके होते? वेयर द मैग्नीट्यूड ए बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
लेकिन भुजाओं वैल्यूज के ऑफ रेखा वेक्टर का आर होता है सदिश, तो हम और लोग बिंदु √3 का एंड √2 सॉरी 0/√2 से ध्यान प्रोजेक्शन रखना। क्या आ गया तो अब यहां पर अगर तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश ये दिए गए हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मापांक में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये सब फॉर्मूले एक एक नंबर में भी पूछे जाते हैं। ये यहां पर एक फॉर्मूला और लिखा है, तीन बिंदु जिनके स्थिति सदिश एबीसी है उनके संरेख होने का प्रतिबंध क्या है? संरेख होंगे तो ये क्षेत्रफल क्या होगा? 0। अरे तीन बिंदु के संरेख होने की शर्त ये नहीं पढ़ाई है तुमको कि उनका क्षेत्रफल 0 होता है? तो ये 0 आएगा तो इसको सॉल्व करके इसका मान क्या मिलेगा? 0। तो तीन बिंदु जिनके स्थिति सदिश है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, उनके संरेख होने की शर्त क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए बराबर ओ वेक्टर। अगला, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाओं के सदिश दिए हैं। अगर त्रिभुज की भुजाओं के सदिश दिए हो ऑफ एक्सरसाइज, तो 10.2 जैसे ये त्रिभुज है, फाइंड द एबीसी, ट्रायंगल का नाम हमने ले लिया और इसकी भुजाओं के सदिश है, ए बी का है ए वेक्टर प्ले कर दो और दूसरी भुजा ए सी का बी वेक्टर। क्या और अगर भुजाओं के सदिश दिए हो तो फॉर्मूला है 1/2 मापांक में जो भी भुजाओं के सदिश है उन दोनों का क्या? क्रॉस 1/2 और मॉड इन के दोनों अंदर वेक्टर्स के ए बी वेक्टर क्रॉस। अच्छा ये बताओ, अगर ए बी और बी सी के सदिश दिए हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 मॉड में ए बी क्रॉस बी सी। और अगर बी सी और सी ए के सदिश दिए हो तो 1/2 मॉड में बी सी क्रॉस सी। ठीक है। अगला है फॉर्मूला, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजाओं के सदिश क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर। आसन्न भुजाएं जानते हो क्या? आसन्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं नहीं जानते? आसन्न भुजाएं वो होती हैं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। तो ए बी के आसन्न भुजा कौन कौन है? ए बी के आसन्न बी सी, ए बी बी सी कह लो, या ए बी और ए डी भी है। ऐसे बी सी के आसन्न भुजा कौन कौन सी है? बी सी बी ए और बी सी सी डी। जो सम्मुख नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? आसन्न भुजा। तो कोई दो आसन्न भुजाओं के अगर हमको सदिश दिए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होगा क्षेत्रफल का? मापांक के अंदर ए बी वेक्टर क्रॉस नंबर 1 इन दिस क्वेश्चन मान रख देंगे तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉड में ए वेक्टर क्रॉस का रेशियो ए और अगली हेडिंग क्या है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके ऑफ एक्सरसाइज विकर्णों के सदिश। ये किसके लिए? +2j समांतर चतुर्भुज। और ये अब चतुर्भुज के लिए है तो ये फॉर्मूला समांतर चतुर्भुज पे भी लागू होगा कि नहीं? वर्ग पे, आयत पे, ये सब के लिए है। अगर पेपर में ऐसे आ जाए कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए जिसके विकर्ण के सदिश हैं D1 वेक्टर और, तो तुम यही फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि आयत भी किसकी एक शाखा है? चतुर्भुज की एक शाखा आयत होता है। तो जैसे एक हमने चतुर्भुज बना लिया कोई भी, इसके विकर्णों के सदिश दिए हैं, मान लो AC का और BD का। AC का है D1 वेक्टर और BD का है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा चैप्टर 9 है डिफरेंशियल मॉड के अंदर AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर, और अगर इनके सदिश D1 और D2 है तो 1/2 मॉड में D1 क्रॉस D2। इसमें 1/2 आ रहा है? नहीं आ रहा, ध्यान रखना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसमें आसन्न भुजाओं के सदिश हैं उसमें 1/2 नहीं आता है और विकर्ण वाले में 1/2 आता है।
ठीक है, याद करना है। अब देखो क्योंकि लंब प्रश्न इकाई में सदिश दिखाइए त्रिक कि किसी डॉट समीकरण में नियम पढ़ा था भाई डॉट में क्या बताया था, आई का और डॉट आई लैम्डा से x। करें तो सॉल्व करेंगे इसको। आई डॉट आई इसको बराबर स्क्वायर बी जे डॉट जे है, बराबर के ये डॉट के क्यों नहीं है? बराबर। लेकिन इधर अगर आई 3 का है, जे इधर से 2 करें आई डॉट जे तो 0, क्योंकि आई और जे परस्पर लंब है और दो सदिश लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो आई का डॉट जे से, जे का डॉट के से और के का आई से क्या होता है 0। जैसे मैंने ये लंब सदिश ले लिया, मान लो ये मैंने 3 परस्पर लंब रेखाएं खींची, अब एक्स अक्ष के अनुदिश ले लिया आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश ले लिया जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश ले लिया के कैप। तो ये तीनों 90 डिग्री पे है कि नहीं ये बताओ मुझे पहले, तो है ये 90, तो ये परस्पर लंब है। तो आई का डॉट जे से, जे का के से और के का आई से क्या होता है 0। अच्छा, क्रॉस में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी सदिश का खुद से ही क्रॉस करें सदिश गुणा तो वो क्या आता है शून्य सदिश, क्योंकि उन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाता है 0। तो ऐसे ही आई का क्रॉस आई से जे का और के का क्या होगा ओ वेक्टर, 0 नहीं ओ वेक्टर। अब इसको देखो, यहां पे क्या है चक्रीय क्रम देखना पड़ेगा। जैसे आई जे के ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, तो आई का क्रॉस जे से करें तो के, जे का क्रॉस के से करें तो और के का आई से करें तो। लेकिन अगर इसके विपरीत हो गया जैसे जे आई तो क्या आ जाएगा माइनस का, आई के तो आई के तो माइनस का, समझ रहे हो। अगर एंटी क्लॉकवाइज है चक्रीय क्रम में है तो तीसरा मान, और चक्रीय क्रम के विपरीत है तो माइनस का तीसरा मान। जैसे आई का क्रॉस जे से के तो जे का क्रॉस आई से माइनस के। आया समझ में? ठीक है, ये लंब इकाई सदिश त्रिक हो गया। अब इसमें दो एक फॉर्मूले और हैं, वो और मैं बता रहा हूं जरा। नंबर 36 देखो, है किसी सदिश की दिक्कोज्याएं इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और दिक् अनुपात। डायरेक्शन रेशियो, देखो अब इसको ये एक सदिश ले लिया है हमने ओपी वेक्टर है आर वेक्टर, और ये एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है और वाई अक्ष से बीटा कोण बना रहा है और जेड अक्ष से गामा कोण बना रहा है। समझे जरा, अगर कोई सदिश तीनों अक्षों से अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है तो इन कोणों को कहते हैं दिशाएं। दिशा कोज्या या दिक्कोज्या एक ही बात है। तो
जो कोण है अल्फा बीटा गामा वो दिशा हो गई, और कोण का अगर कॉस ले लिया तो वो क्या हो गई, दिक कोज्या। कॉस मतलब, कॉस को हिंदी में क्या कहते हैं, कोज्या। तो अगर इन कोणों का कॉस ले लिया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो इन्हें क्या कहेंगे, सदिश की दिक कोज्या। ठीक है। तो जैसे माना आर वेक्टर ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड से अल्फा बीटा और गामा कौन बनाता है, तो दिक्कोज बनाता है, तब दिक्कोज्याओं को एलिमेंट से निरूपित करते हैं। तो तब आर वेक्टर की दिक्कोज्याएं, आर वेक्टर की दिक्कोज्याएं क्या होंगी, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। ये हो गई इसकी दिक्कोज्याओं के फॉर्मूले। यहां पे एक शर्त याद रखें, किसी भी सदिश की जो दिक्कोज्याओं का वर्ग है ना वो 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, या इसमें एल एम एन के मान रख देंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है। अब इसमें देखें दिक् अनुपात क्या है, दिक् अनुपात क्या होता है, वे राशियां जो दिक्कोज्याओं के समानुपाती होती हैं, जो दिक्कोज्याओं के समानुपाती होती हैं, उन्हें सदिश के दिक् अनुपात कहते हैं। और इन्हें एबीसी से निरूपित करते हैं, एबीसी से प्रदर्शित करते हैं दिक् अनुपात को। ठीक है। और ये एल एम एन के समानुपाती है, तो एल अपॉन ए बराबर एम अपॉन बी बराबर एन अपॉन सी होता है। यानी एल का अनुपात ए से, एम का अनुपात बी से और एन का अनुपात सी से क्या होता है, बराबर। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा है। सदिश का मान दिक् अनुपात के पदों में क्या होता है, यहाँ पे देख लें, समझ लें। किसी भी सदिश का आर वेक्टर का दिक् अनुपात के पदों में मान हो जाता है ए आई प्लस इस बीजे प्लस एन कैप क्या है, मॉड्यूलस दोनों का आर वेक्टर का दिक् अनुपात के पदों में मान डॉट जे 1, आई जे और के गुणांक की दिक् अनुपात होंगे। ठीक है। अब ये दिक् अनुपात से अगर दिक्कोज्याएं निकालनी है, दिक् अनुपात और दिक्कोज्या में संबंध से हुआ वहां बता देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से सॉल्व होता है वैसे। ठीक है। इसको एक फॉर्मूला ही कर देते हैं, फॉर्मूला नंबर 37। दिक् अनुपात और
दिक्कोज्यों में संबंध। क्या संबंध होता है? दिक्कनुपात और दिक्कोज्या में संबंध होता है L बराबर A अपॉन में R वेक्टर का मापांक, M बराबर B अपॉन में R वेक्टर का मापांक और N बराबर C अपॉन R वेक्टर का मापांक। यानी किसी सदिश का मापांक निकालो और दिक्कनुपातों में किसका भाग दे दो? मापांक का। तो वही किसका फॉर्मूला हो जाता है? दिक्कोज्या। दिक्कोज्या एलिमेंट के कितने फॉर्मूले देखे तुमने? 2। एक कोण पता होंगे तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और दिक्कनुपात पता होंगे तो A अपॉन आर का मापांक, B अपॉन आर का मापांक और C अपॉन आर का मापांक। अब R वेक्टर का किसी सदिश का दिक्कोज्याओं के पदों में मान क्या होता है? किसी सदिश का नंबर क्या है? 38। किसी सदिश का दिक्कोज्याओं के पदों में मान। तो किसी सदिश का दिक्कोज्याओं के पदों में मान होगा आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर का मापांक ब्रैकेट में कॉस अल्फा इंटू आई, कॉस बीटा इंटू जे और कॉस गामा इंटू के। ये फॉर्मूले सवालों में लगेंगे। ये आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर का मापांक कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा इंटू जे कैप प्लस कॉस गामा इंटू के। ठीक है, ये वो सभी फॉर्मूले हो गए जो चैप्टर 10 में लागू होंगे। इनको अच्छी तरह से याद करें, इन्हीं पे आधारित सवाल सभी सवाल आएंगे और बोर्ड का क्वेश्चन भी इन्हीं में फॉर्मूले पे मिल जाएगा तुमको। ठीक है।